अस्सलामुअलैकुम। आप लोग देख रहे हैं DH उर्दू स्टोरीज़। आप सबसे गुजारिश है, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही दिए गए बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। उम्मीद करती हूं कि आज की ये सच्ची कहानी आपको पसंद आएगी। राजा और मैं बचपन के दोस्त थे। उसका असल नाम तो रिजवान है, लेकिन माँ बाप ने उसे पहले दिन से ही राजा कहना शुरू कर दिया और फिर सब लोगों ने उसे उसी नाम से पुकारने लगे और उसका असल नाम सिर्फ सरकारी कागजों तक ही महदूद होकर रह गया। वो मेरा मामूजाद भाई था और ननिहाल में मामू ही हमारे वाहिद रिश्तेदार थे, इसलिए फितरी तौर पर अम्मी का झुकाव उनकी तरफ था। मामू भी अपनी इकलौती बहन को बहुत चाहते थे और हर दूसरे तीसरे दिन उनसे मिलने ज़रूर आते। इसी तरह अम्मी भी हफ्ते में एक मरतबा उनके घर का चक्कर लगा लेती। उनके ससुराल वालों से ज़्यादा नहीं बनती थी। हालांकि मेरे 2 चचा और 2 फुप्पियाँ थीं, लेकिन अम्मी ने इनसे बराए नाम ताल्लुक़ कर रखा था। वो ख़ास मौक़ों पर ही उनके यहाँ जाती। अब्बू सब बहन भाइयों में बड़े थे, इसलिए वो लोग उनसे ही मिलने आ जाते थे। अम्मी अपने ससुराल वालों की खातिर तवाज़ा में कोई कसर न उठा रखती, लेकिन ये सब दिखावा था। दर हकीकत उन्हें उन लोगों से कोई उनसियत नहीं थी और वो भाई को ही अपना सब कुछ समझती थी। मैं और राजा हम उम्र हैं, जबकि मुझसे 2 छोटे भाई हैं। इसी तरह राजा का कोई छोटा भाई नहीं, अलबत्ता 4 छोटी बहनें हैं। इकलौता लड़का होने की वजह से उसकी बचपन से ही नाज बर्दारी की गई और शहजादों की तरह उसके नखरे उठाए गए। मामू बेचारे सुबह से शाम तक अपनी दुकान पर रहते, इसलिए उन्हें औलाद की तरफ तवज्जो देने का मौका ही कम मिलता था और मुमानी इनकी तालीम और तरबियत की ज़िम्मेदार थीं। पुराने वक्तों की अनपढ़ औरत होने की वजह से उन्हें तालीम की अहमियत का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था। वो हमेशा यही समझती रहीं कि उन्होंने राजा को जन्म देकर बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया है और वह तमाम फ़िक्रों से आज़ाद हो गई हैं। राजा को भी पढ़ने लिखने से कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं थी। वो मामू के डर से स्कूल तो चला जाता, लेकिन वहाँ भी इसका ज़्यादातर वक्त शरारतों, खेलकूद और तफरीह में गुजरता। अलबत्ता सालाना इम्तिहानात से पहले वो इतनी मेहनत ज़रूर कर लेता था कि पास होकर अगली क्लास में चला जाए। 8वीं तक तो ये सिलसिला चलता रहा, लेकिन बोर्ड के इम्तिहान में इसकी कली खुल गई और वो 9वीं जमात में सिर्फ 2 पर्चों में कामयाब हो सका। इसका रिजल्ट देखकर मामू के अरमानों पर ओस पड़ गई। उन्होंने पहले तो इसकी खूब पिटाई की और फिर घर से निकल जाने का हुक्म दे दिया। इस मौके पर मुमानी एक बार फिर राजा की हिमायत में आ गई और उन्होंने मिन्नत समाजत करके मामू को इनके इरादे से बाज रखने की कोशिश की। बहरहाल इस वाक़ये के बाद राजा कुछ संभल गया और उसने जैसे तैसे करके मैट्रिक पास कर लिया, लेकिन इसके इतने कम नंबर आए थे कि इसे किसी सरकारी कॉलेज में दाखिला ना मिल सका और मामू की इतनी इस्तात नहीं थी कि वो भारी फीस देकर राजा को किसी प्राइवेट कॉलेज में दाखिला दिलाते। चुनाचे इस तरह राजा की पढ़ाई से जान छूट गई। राजा की पढ़ाई ख़त्म होने की जिम्मेदार मुमानी थी। इनके हद दर्जा लाड प्यार ने इसे खुदसर, बेपरवाह और ज़िद्दी बना दिया था। वो आए दिन हेले बहाने करके स्कूल से छुट्टी करते और मुमानी इसकी नाज बर्दारी में लग जाती। इसका नतीजा ये निकला कि वो खुद को सचमुच का राजा समझने लगा। किसी और पर तो इसका बस नहीं चलता था, लेकिन बहनों पर खूब हुक्म चलाता। मेरे कपड़े इस्त्री क्यों नहीं किए, जूतों पर पॉलिश नहीं हुई, मेरा कंगा कहाँ है, एक प्याली चाय बना दो, वगैरह वगैरह। बहनें बेचारी दौड़ दौड़ कर इसके काम करती, क्योंकि मुमानी का यही हुक्म था। मुमानी कहती हैं कि एक ही तो भाई है तुम्हारा, तुमसे नहीं कहेगा तो और किससे कहेगा। एक दिलचस्प बात तो मैं बताना ही भूल गई कि एक तरफ तो मुमानी ने राजा की तालीम पर बिल्कुल तवज्जो नहीं दी, लेकिन दूसरी जानिब वो अपनी बेटियों की पढ़ाई के बारे में बहुत फिक्रमंद रहा करती थी। किसी जानने वाले ने इनके दिमाग में ये बात बिठा दी थी कि पढ़ी लिखी लड़कियों के अच्छे रिश्ते बआसानी मिल जाते हैं और आजकल ज़्यादातर लड़के यही चाहते हैं कि इनकी शादी किसी तालीम याफ्ता और बरसरे रोज़गार लड़की से हो, ताकि दोनों मियाँ बीवी मिलकर घर की गाड़ी को आसानी से चला सकें। इसके बाद मुमानी को ये धुन सवार हो गई कि वो अपनी 4 बेटियों को आला तालीम दिलवाएंगी। खुशकिस्मती से वो लड़कियां भी पढ़ने में तेज़ थीं और अपनी मेहनत और जहानत के बल पर हर साल अच्छे नंबरों से कामयाब हो जाती थीं। हमारे घर में इसके बरक्स मामला था। अब्बू ने गुर्बत की गोद में आँख खोली और बहुत छोटी उम्र में इन पर जिम्मेदारियों का बोझ आन पड़ा था, जिसकी वजह से वो ज़्यादा तालीम हासिल न कर सके। उन्होंने एक सरकारी महकमे में क्लर्क के तौर पर अमली ज़िंदगी का आगाज़ किया और 20 साल में तरक्की करते करते सुप्रीडेंट के ओहदे तक पहुँच सके। उन्हें अपनी कमाईगी का शिद्दत से एहसास, तो समझते थे कि अगर ज़्यादा पढ़ने लिखे होते तो किसी अच्छी पोस्ट पर फाइज हो सकते थे, इसलिए वो अपनी औलाद को आला तालीम दिलवाना चाहते थे। उन्होंने अम्मी के सामने ये बात कही कि कई मरतबा दोहराई कि हम बेशक चटनी के साथ रोटी खा लेंगे, लेकिन इन बच्चों के तालीमी अखराजात हर सूरत में पूरे करेंगे। इसलिए वो हमारी पढ़ाई में पूरी दिलचस्पी लेते। दफ्तर से आने के बाद वो हमें होमवर्क करवाते, क्लास में होने वाला काम देते और
महीने में कम से कम एक मर्तबा हमारे स्कूल का चक्कर भी लगाते। राजा हमारे घर में पढ़ाई का माहौल देखकर बहुत उलझता था, क्योंकि मैं इससे काफ़ी बेतकल्लुफ़ थी, इसलिए वो मुझसे भी बहस करने लग जाता और आखिर में तान इस फिक्रे पर आन कर टूटती कि क्या करोगी इतना पढ़कर, आखिर को तुम्हें रोटियां ही तो थोपनी है। मैं भी तर्क ब तर्की जवाब देती, इसलिए पढ़ रही हूँ कि अगर तुम जैसे किसी निखट्टू से वास्ता पड़ गया तो कोई मुलाजमत करके घर की गाड़ी चला सकूँ। देखो शाजिया, मैं औरतों की मुलाजमत के सख्त खिलाफ हूँ। इस तरह इन पर दोहरी जिम्मेदारी आ जाती है, नौकरी भी करें और घर भी संभालें। वैसे भी घर चलाना मर्द की जिम्मेदारी, और तुम क्या समझती हो कि जो लोग पढ़े लिखे नहीं होते इन्हें कोई काम नहीं मिलता? तुम्हें ऐसे कई जाहिलों के नाम गिनवा सकता हूँ जो करोड़पति हैं। तुम देख लेना, एक दिन मैं भी अमीर आदमी कहलाऊंगा। ज़रा मैं भी तो सुनो, वो कौन सा शॉर्टकट है जिसके ज़रिए तुम रातों रात दौलतमंद बन जाओगे? मैंने पूरी प्लानिंग कर रखी है, बस थोड़ा सा इंतज़ार कर लो, सब कुछ तुम्हारे सामने आ जाएगा। इस तरह की छोटी मोटी झड़पें आए दिन हमारी होती रहती थीं। अब्बू को राजा का हमारे घर आना पसंद नहीं था, लेकिन रिश्तेदारी का मामला था, इसलिए वो कुछ नहीं कह सकते थे। मैं बचपन से ही राजा के साथ पली बड़ी थी और इसे इतना करीबी दोस्त समझती थी। नौजवानी की हदूद में दाखिल हुई तो मैंने महसूस किया कि ये दोस्ती कोई और रंग इख्तियार कर रही है। इस ख्याल के आते ही कांप कर रह गई। जानती थी कि अब्बू इसे पसंद नहीं करते और वो किसी भी कीमत पर मेरा हाथ उसके हाथ में नहीं देंगे, क्योंकि वो किसी नीम ख्वानदा शख्स को अपना दामाद नहीं बना सकते थे। वो अपना तन पेट काट कर हम बहन भाइयों को इसीलिए तालीम दिला रहे थे कि ताकि हमारा मुस्तकबिल बेहतर हो। फिर एक ऐसा वक्त आया जब मैं पूरी तरह राजा की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गई। हालांकि इसने ज़ुबान से कुछ नहीं कहा था, लेकिन मैं इसके दिल का हाल पढ़ चुकी थी और वो भी मेरे जज्बात से आशना हो चुका था। मैं चाहती थी कि वो जल्द अज जल्द इस काबिल हो जाए कि अब्बू इसके रिश्ते से इनकार ना कर सकें और वो अपनी समाजी हैसियत में इजाफा करे, तो फिर इसकी तालीमी काबिलियत के बारे में कोई सवाल नहीं उठेगा। यही सोचकर मैंने एक दिन इससे कहा, राजा, तुम्हें मैट्रिक पास किए हुए 1 साल हो चुका है, लेकिन तुमने अभी तक ना तो किसी कॉलेज में दाखिला लिया है, ना ही कोई काम शुरू किया है। ऐसा कब तक चलेगा? देखो शाजिया, तुम अच्छी तरह जानती हो कि अब मेरी तालीमी सिलसिला आगे नहीं बढ़ सकता। अब्बा के पास इतने पैसे नहीं है कि वो मुझे किसी प्राइवेट कॉलेज में दाखिला दिला सके। मेरी 4 बहनें हैं, इनके लिए भी कुछ सोचना है। वैसे भी मैं सोचता हूँ कि डिग्री लेकर क्या करूँगा। इस मुल्क में लाखों लोग ऐसे कागज़ लिए मारे मारे फिरते हैं और इन्हें 10,000 की नौकरी भी नहीं मिलती। फिर क्या सोचा है तुमने? मैं जज होते हुए बोली, क्या करोगे? तुम्हारे पास दौलत कहाँ से आएगी? सोच रहा हूँ कि दुबई या सऊदी अरब चला जाऊँ। 4-5 साल में इतना कमा लूँगा, फिर किसी की तरफ देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मुझे बहुत ज़ोर की हंसी आ गई और मैं बोली, तुम तो इस तरह कह रहे हो जैसे वहाँ दरख्तों पर दरहम और रियाल लगे होते हैं। वहाँ जाने के लिए भी तालीम या हुनर होना चाहिए, मजदूरी तो तुम करने से रहे। मैंने एक रिक्रूटिंग एजेंसी से बात की है, उसने कहा है कि अगर मैं वेल्डर का कोर्स कर लूँ तो मुझे वो बाहर भिजवा सकता है। सिर्फ कोर्स कर लेना ही काफ़ी नहीं है, इसके साथ 2-3 साल का तजुर्बा भी होना चाहिए। मैंने कहा, हाँ ये तो है, वैसे कुछ अरसे यहीं काम करना होगा। रिक्रूटिंग एजेंट को देने के लिए पैसे भी तो चाहिए होंगे। मैंने सोचा कि अगर राजा वाकई बाहर चला गया तो इसका नेम ख्वानदा होने का ऐब छुप जाएगा और इसकी समाजी हैसियत बहुत बेहतर हो जाएगी। फिर शायद अब्बू को भी रिश्ता देने पर एतराज़ ना हो। चुनांचे मैंने इसकी हौसला अफजाई की खातिर कहा, ठीक है राजा, तुम ये कोर्स कर लो, इसके बाद मुलाजमत भी मिल जाएगी। किसी काम धंधे से लग जाओगे तो तुम्हारी कदर मंजिलत बढ़ जाएगी और लोग तुम्हें इज्जत की निगाह से देखेंगे। और तुम? वो मेरी आंखों में झांकते हुए बोला। मेरी बात छोड़ो, मैंने झेपते हुए कहा, तुम मुझे हर हाल में अजीज़ हो। राजा ने अपने प्रोग्राम के मुताबिक एक टेक्निकल इंस्टीट्यूट में दाखिला ले लिया। मामू इस पर भी बहुत जज्बज़ हुए और वो चाहते थे कि राजा कोई और कोर्स करे, लेकिन राजा के दिमाग में वेल्डर बनने की धुन समाई हुई थी, इसलिए उसने अपनी मनमानी की। 6 माह पलक झपकते गुजर गए और उसे एक फैक्ट्री में मुलाजमत मिल गई। गो कि तनख्वाह बहुत कम थी और राजा के आधे पैसे बस के किराए में और खाने पीने में खर्च हो जाते थे, लेकिन वो ये मुलाजमत सिर्फ तजुर्बा हासिल करने के लिए कर रहा था और उसे पैसों की परवाह नहीं थी। अब मुमानी इसकी पहले से ज़्यादा नाच बर्दारी करने लगी थी। इसे काम पर जाने के लिए इस्त्री किए हुए कपड़े मिलते, अंडे पराठे का नाश्ता करवाया जाता और शाम को भी इसके लिए बेहतरीन खाना बनाया जाता। घर में वो शहजादा था, लेकिन बाहर उसकी हैसियत एक आम आदमी जैसी थी, जिसकी वजह से इसे अमली ज़िंदगी में ऐसी मुश्किलात पेश आ रही थी क्योंकि फैक्ट्री में इसके नाज नखरे बर्दाश्त करने वाला कोई नहीं था। अलबत्ता हुक्म चलाने वाले बहुत थे। राजा को सुबह देर से उठने की आदत थी, इसलिए वो काम पर भी देर से पहुंचता। इसे कई मरतबा तनबिया की गई, लेकिन इसकी
इस पर कोई असर नहीं हुआ। इसे मुलाजमत किए हुए बामुश्किल 3 माह हुए होंगे कि इसका सुपरवाइज़र से झगड़ा हो गया। बात बहुत छोटी थी, लेकिन राजा के ज़िद और हठ धर्मी की वजह से उसका बात का बतंगड़ बन गया और यूं हुआ कि मामूल के मुताबिक इसने एक दिन छुट्टी से 15 मिनट पहले मुंह हाथ धोकर कपड़े तब्दील किए और सायरन बजने का इंतज़ार करने लगा। एन इसी वक्त किसी मशीन में कोई ख़राबी हो गई और उसमें वेल्डिंग का काम निकल आया। सुपरवाइज़र ने राजा से कहा कि वो ये काम ख़त्म करके घर जाएगा। राजा ने साफ इनकार कर दिया। सुपरवाइज़र ने बहुत समझाया कि अगर इस वक्त ये काम नहीं हुआ तो मशीन रात भर बंद रहेगी और काफ़ी नुकसान हो जाएगा, लेकिन राजा ने इसकी एक ना सुनी और छुट्टी का वक्त होते ही घर चला गया। दूसरे दिन जब वो काम पर पहुंचा तो इसे फैक्ट्री के गेट पर ही रोक लिया गया। सिक्योरिटी सुपरवाइज़र ने इसे मुलाजमत से बरतरफी का परवाना थमाते हुए कहा कि वो कल आकर अपने वाजबात वसूल कर ले। राजा ने गुस्से में आकर वहीं खड़े खड़े लेटर फाड़ दिया और दोबारा इस फैक्ट्री का रुख भी नहीं किया। मामू ने जब ये सुना तो वह सर थाम कर बैठ गए। उन्हें यकीन हो गया कि ये लड़का ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकता। उन्होंने चारों बेटियों से कह दिया कि वो भाई के आसरे पर ना रहें, उन्हें अपनी ज़िंदगी खुद बनानी है। इसके बाद राजा का यही मामूल बन गया। वो कुछ अरसा कहीं काम करता और फिर किसी न किसी वजह से उसकी मुलाजमत ख़त्म हो जाती। एक तो वो पाबंदी से काम पर नहीं जाता, अमूमन देर से ड्यूटी पर पहुंचता और बहाने बनाने से छुट्टियां करता था। दूसरे, इसका मिजाज बहुत तेज़ था। ज़रा सी बात पर गुस्से आ जाता और सामने वाले को बेभाव की सुना देता। जाहिर है कि ऐसी बातें कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। चुनाव से चंद हफ्तों या महीनों के बाद ही काम से जवाब मिल जाता था। इस दौरान जो कमाता वो अपनी ज़ात पर खर्च कर देता। इसे नए कपड़े पहनने का बहुत शौक था। हर छठे महीने मोबाइल तब्दील कर लेता। दोस्तों के साथ होटलों में जाना और फिल्में देखना इसके महबूब मशगले थे। घर में तो कुछ देने का सवाल ही पैदा नहीं होता था, लेकिन वो ये भी भूल गया था कि इसे एजेंट को देने के लिए एक खतीर रकम जमा करना है। इसकी यह रोश मेरे लिए बहुत परेशान कुन थी। मैंने इंटर कर लिया था और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रेजुएशन के बाद मेरी शादी हो जाती। अम्मी ने तो जहेज़ भी जोड़ना शुरू कर दिया था और मेरे कान में ये बात डाल दी गई थी कि अगर इस दौरान कोई अच्छा रिश्ता आ गया तो मेरी शादी कर दी जाएगी। अब्बू की तबीयत ख़राब रहने लगी थी और वो चाहते थे कि जल्द से जल्द मेरे फ़र्ज से सबकदोश हो जाएं। इधर मैं अपने ख्यालों में राजा को बसाए बैठी थी और इसके अलावा किसी दूसरे शख्स का तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी। लेकिन राजा की पोजीशन दिन ब दिन कमज़ोर होती जा रही थी। पहले इस पर मैट्रिक पास का लेवल लगा, अब वो निकट्टू ताने भी मिलने लगे थे। जाहिर है कि इन हालात में अब्बू किसी भी सूरत इससे मेरे रिश्ता ना करते। हाँ, अगर वो सऊदी अरब चला जाता तो शायद सूरत हाल मुख्तलिफ होती। मैंने इन खदशात का इजहार राजा से किया तो हमेशा की तरह लावाली अंदाज में बोला, मुझे पुप्पा की नहीं सिर्फ तुम्हारी परवाह है। अगर तुम मेरे साथ हो तो मैं बड़ी से बड़ी ताकत से भी टकरा सकता हूँ। फिल्मी डायलॉग मत बोलो, मैंने गुस्से से कहा। ज़िंदगी कोई फिल्म नहीं बल्कि एक तल्ख हकीकत है और सच वही है जो नज़र आ रहा है। मुझे नहीं लगता कि इन हालात में अब्बू तुम्हारा रिश्ता कबूल कर सके। मेरे होते हुए तुम किसी और की नहीं बन सकती। वो चैलेंज करने के अंदाज में बोला। देखता हूँ कि फूफा तुम्हारी शादी किस दूसरे शख्स से करते हैं। क्या कर लोगे तुम? उन्हें गोली मार दोगे या मुझे उठा ले जाओगे? तुम्हें पाने के लिए सब कुछ कर सकता हूँ, वो ठठाई से बोला। कान खोलकर सुन लो, मैं वालिदैन की मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं कर सकती। अगर मुझसे शादी करना है तो कुछ बनकर दिखाओ। मैं तुम्हें 2 साल का वक्त दे रही हूँ। अब ग्रेजुएशन करने के बहाने आने वाले रिश्तों को टालती रहूँगी, लेकिन इसके बाद मेरे हाथ पे कुछ नहीं होगा। ठीक है, मैं नए सिरे से कोशिश करता हूँ, लेकिन तुम्हें भी वादा करना होगा कि मेरी वापसी का इंतज़ार करोगी। मैं अपनी बात पर कायम रहूँगी, मैंने उसे यकीन दिलाया। इसके बाद राजा ने संजीदगी से बाहर जाने के लिए कोशिश शुरू कर दी। इसने कुछ दोस्तों से कर्ज उधार लेकर पैसों का बंदोबस्त किया और वीज़ा खरीद कर दुबई चला गया। उसे पूरी उम्मीद थी कि उसे वहाँ काम मिल जाएगा और जल्द ही वो इस काबिल हो सकेगा कि कर्ज उतार सके। सब लोग उसके जाने पर बहुत खुश थे। अलबत्ता मुझे धड़का लगा हुआ था कि अगर वहाँ भी उसने अपनी रोश न बदली तो उसे खाली हाथ वापस आना पड़ेगा। जब मैंने उससे ये बात कही तो वो हंसते हुए बोला, बाज़ औक़ात तुम बिल्कुल बेवकूफ़ों जैसी बातें करती हो। मैं कुछ गंवाने नहीं बल्कि कमाने जा रहा हूँ और मुझे अपने नफ़ा नुकसान का खूब अंदाज़ा है। अब कुछ बनकर ही वापस आऊँगा, बस तुम अपना वादा याद रखना। तुम बार बार ये बात याद दिलाकर मुझे शर्मिंदा मत करो। मैंने शर्माते हुए कहा, मैं तुम्हारी हूँ और तुम्हारी ही रहूँगी। जाने से पहले वो अब्बू से मिलने आया तो उनका रवैया भी काफ़ी बदला हुआ था। वो उससे बहुत अच्छी तरह पेश आया और इसके बेहतर मुस्तकबिल के लिए दुआ की और गले लगाकर रुखसत किया। उनका रवैया देखकर मैं मुतमईन हो गई कि हालात इतने बुरे नहीं हैं जितना कि मैं समझ रही थी, और अगर राजा वाकई अपनी माली पोजीशन बेहतर बनाने में कामयाब हो गया तो शायद अब्बू को इसे अपना दामाद बनाने में कोई एतराज़ ना हो। इसे 1 माह बाद ही काम मिल गया और जब इसका पहला ड्राफ्ट आया तो मामू के घर में खुशी के शादियाने
बजने लगे। मुमानी के तो कदम ज़मीन पर ही न टिकते थे। उन्होंने पूरे ख़ानदान में मिठाई तकसीम की, हमारे घर भी 2 किलो का डब्बा लेकर आईं और अपने मखसूस अंदाज में अम्मी को मुखातिब करते हुए बोली, सब लोग मेरे बेटे को खोटा सिक्का समझते थे, देख लो वही सबसे खरा निकला। क्या हुआ वो अगर पढ़ ना सका, माशाल्लाह कमाई में पूरे ख़ानदान से आगे है। अल्लाह करे और वो तरक्की करे ताकि माँ बाप का बोझ हल्का हो। अम्मी ने खलूस दिल से दुआ दी। राजा की मुलाजमत की सबसे ज़्यादा खुशी मुझे थी। अगर वो दिल लगाकर काम करता तो 2 साल में इतना कमा सकता था कि अब्बू के पास एतराज़ की गुंजाइश न रहती। मैंने इसे फ़ोन पर मुबारकबाद दी और कहा कि तुम तमाम अंदेशों से बेनियाज होकर अपने काम पर तवज्जो दो, मैं अपने वादे पर कायम रहूँगी। इसके बाद मैंने हिफ्स मा तकद्दुम के तौर पर अम्मी को अपना राजदार बना लिया ताकि इस दौरान कोई रिश्ता आ जाए तो वो कोई मुनासिब बहाना बनाकर इसे टाल सके। अम्मी मेरी बात सुनकर थोड़ी सी परेशान हो गई और बोली, मुझे डर है कि तुम्हारे अब्बू इस पर तैयार नहीं होंगे। तुम जानती हो कि तालीम को कितनी अहमियत देते हैं। वो तो ठीक है अम्मी, लेकिन ज़िंदगी मुझे गुजारनी और मैं इसे पसंद करती हूँ, लिहाजा अब्बू को भी मेरी खुशी का ख्याल रखना चाहिए। ठीक है, वक्त आने दो, मैं कोशिश करूँगी कि उन्हें कायल कर सकूँ। इंसान सोचता कुछ है और होता कुछ है। तकदीर ने एक ऐसा वार किया कि मेरे सारे मंसूबे धरे के धरे रह गए। एक दिन अब्बू दफ्तर से आए तो उनका चेहरा उतरा हुआ था और वो खासे परेशान लग रहे थे। उनकी हालत देखकर हम लोग भी तशवीश में मुब्तला हो गए। जब परेशानी की वजह पूछी तो पहले टाल मटोल करते रहे, फिर हमारे बेहद इसरार पर बताया कि उन पर गबन का झूठा केस बना दिया गया है क्योंकि उन्होंने अपने अफसरों के कहने पर गलत काम करने से इनकार कर दिया था। अब इंक्वायरी हो गई है और अगर इल्ज़ाम साबित हो गया तो उन्हें मुलाजमत से बरतरफ कर दिया जाएगा। ये सुनकर हमारे घर में सिफ़े मातम बुझ गई। हम सब जानते थे कि अब्बू ऐसा नहीं कर सकते। अगर उन्होंने गबन किया होता तो उसके असरात घर में भी नज़र आते। आखिर वो गबन का पैसा कहाँ चला गया। दूसरे दिन इनके दफ्तर के एक साथी ने उनसे मिलने और काफ़ी देर तक ड्राइंग रूम में बैठकर अब्बू से बातें करते रहे। इत्तेफाक से कि इस वक्त घर में कोई नहीं था, इसलिए मैं ही चाय लेकर गई। जेदी साहब ने नज़रें उठाकर मुझे देखा और अब्बू से बोले, माशाल्लाह आपकी बेटी तो बहुत प्यारी है। अब्बू मुस्कुराकर चुप हो गए, लेकिन जेदी साहब के देखने का अंदाज मुझे बहुत अजीब सा था। वो 40-45 साल के थे, लेकिन उनकी नज़रें मुझे अपने जिस्म के पार उतरती महसूस हुईं। वो बड़ी वारफतगी के आलम में मुझे देख रहे थे और मेरे लिए वहाँ रुकना मुहाल हो गया। मैंने जल्दी से चाय की ट्रे मेज़ पर रखी और वापस अपने कमरे में आ गई। इनके जाने के बाद अब्बू खासे मुतमईन नज़र आए। जेदी साहब ने उन्हें यकीन दिलाया था कि वो अपना असरो सरूक इस्तेमाल करेंगे और उन्हें इस इल्ज़ाम से बरी करवा देंगे। इंक्वायरी ऑफिसर इनका जानने वाला है और वो इसकी बात नहीं टालेगा। अगर कुछ पैसा खर्च करना पड़े तो वो इनका बंदोबस्त भी कर देंगे। ये इस तरह एक कर्ज हुस्ना होगा और वो इसकी फौरी वापसी के लिए इसरार नहीं करेंगे। इस मुश्किल घड़ी में जेदी साहब हमारे लिए रहमत का फरिश्ता साबित हुए। इंक्वायरी ऑफिसर 5 लाख मांग रहा था, बड़ी मुश्किल से वो 3 लाख पर तैयार हुआ। जेदी साहब ने ही इस रकम का बंदोबस्त किया और इंक्वायरी के नतीजे में अब्बू इस इल्ज़ाम से बरी हो गए, लेकिन इस वाक़ये के अंदर वो अंदर से ही बिल्कुल टूट कर रह गए थे। उन्हें इस बात का अफसोस था कि जो जुर्म उन्होंने नहीं किया, इससे बरी होने के लिए इन्हें रिश्वत देना पड़ी, जबकि वो इसे जायज़ नहीं समझते थे। लेकिन जेदी साहब के समझाने पर इन्हें इसके लिए आमादा होना पड़ा, वरना अब बरतरफ होने की सूरत में रोज़गार के साथ साथ वाजबात से भी हाथ धोना पड़ते और बदनामी अलग होती। जेदी साहब की हमारी घर में आमदरफ्त बढ़ गई। अब्बू तो इनके मुरीद बनकर रह गए थे। जेदी साहब को मेरे हाथ की चाय बहुत पसंद थी, इसलिए आते ही फरमाइश करके मुझसे चाय बनवाई। फिर उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता मुझसे बेतकल्लुफ़ होना शुरू कर दिया। वो मेरी तालीमी सरगर्मियों, मशगलों और दिगर दिलचस्पियों के बारे में बातें करते रहते। हालांकि मेरे और बहन भाई भी थे, लेकिन जेदी साहब की नज़र तफ़ात मुझ पर ही थी और बच्ची नहीं थी। मैं इनकी नज़रों का मफहूम समझती थी, लेकिन जब इनकी और अपनी उम्र के फ़र्क को देखती तो मुझे ये बात नाकाबिले यकीन लगती थी और मैं इसे अपना वहम समझकर टाल देती। इस वाक़े के 6 माह बाद अब्बू का इंतकाल हो गया। बाप का साया सर से हटा तो यूँ लगा जैसे हम खुले आसमान तले खड़े हो गए। ऊपर आँख बरसता हुआ सूरज कदमों तले तपती रहे थे। मेरा यूनिवर्सिटी का पहला सेमेस्टर था और छोटे बहन भाई अपने अभी पढ़ रहे थे। घर का कमाने वाला वाहिद फ़र्द इस दुनिया से चला गया था और हम सब खाली खाली नज़रों से एक दूसरे से सवाल कर रहे थे कि अब क्या होगा। वो तो गनीमत है कि मकान ज़ाती था, वरना सर पर से भी छत भी छिन जाती। ऐसे में जेदी साहब एक बार फिर हमारी मदद को आए। उन्होंने भाग दौड़ करके अब्बू की वाजबात निकलवाए और सारी रकम कौमी बचत के मरकज़ में जमा करवा दी थी कि अम्मी को हर महीने मुनाफा मिलता रहे। गो कि इससे घर का अखराजात पूरे ना होते, लेकिन फिर भी कुछ ना होने से होना बेहतर था। मैंने यूनिवर्सिटी जाना छोड़ दिया और एक करीबी स्कूल में टीचर की जॉब करने लगी। इस वक्त मुझे राजा की बात याद आई कि लड़कियाँ चाहे कितना ही पढ़ लें, लेकिन बिलाखिर रोटियां ही पकानी पड़ती हैं। मेरा ख्याल था कि थोड़े
से हालात बेहतर हो जाएंगे तो प्राइवेट बीए कर लूँगी। जैदी साहब ने वादा किया था कि वो ग्रेजुएशन के बाद मुझे कोई अच्छी मुलाजमत दिलवा देंगे। घर के हालात थोड़े से काबू में आए तो अम्मी को जैदी साहब के कर्ज की फ़िक्र सताने लगी कि अभी तक उन्होंने तकाजा नहीं किया था, लेकिन किसी वक्त भी ये बात कह सकते थे कि अगर अब्बू के वाजबात की मद में मिलने वाली रकम से कर्ज अदा किया जाता तो हमारे पास कुछ भी ना बचता और घर में फाकों की नौबत आ जाती। अम्मी ने यह परेशानी जैदी साहब के सामने रखी तो बेपरवाही से बोले, भाभी पैसे कहीं भागे नहीं जा रहे, आपको जब सहूलत हो दे दीजिए। भाई साहब, आप तो हमारे घर के हालात जानते हैं, बच्चे अभी पढ़ रहे हैं, मैं नहीं जानती कि ये कब और इस काबिल हो सकेंगे कि आपका कर्ज अदा कर सकें, जबकि मुझे एक एक दिन भारी लग रहा है। भाभी आप परेशान न हो, मैं कुछ सोचता हूँ, अल्लाह ने चाहा तो कोई ना कोई हल निकल आएगा। राजा के दुबई जाने के बाद मामू के घर में खासी खुशहाली आ गई थी और इसके साथ ही इनके रवैये में भी बहुत बदल गए थे। अब मामू हमारे घर बहुत कम आते थे। मुमानी को बेटे की कमाई और बेटियों की पढ़ाई का गरूर था। राजा ने अब्बू के इंतकाल पर रस्मी अंदाज में ताज़ियत की थी, लेकिन किसी ने पलट कर यह नहीं पूछा कि हम लोग किस हाल में हैं। यूँ लगा कि राजा मुझे वादे की जंजीर में बांधकर खुद बदल गया है, लेकिन ऐसा नहीं था। अब्बू के इंतकाल के बाद 1 महीने बाद इसका दूसरा फ़ोन आया और इसने मुझे ये तसल्ली दिलासे दिए और पेशकश की कि वो मेरे एक भाई के लिए वीज़े का बंदोबस्त कर सकता है, लेकिन अम्मी ने इनकार कर दिया क्योंकि अभी इनके दोनों ने इंटर भी नहीं किया था। इनमें से एक डॉक्टर और दूसरा इंजीनियर बनना चाह रहा था और अम्मी नहीं चाहती थी कि इस कम उम्री में वो परदेश के धक्के खाएं। जैदी साहब ने हमारे मसले का जो हल तजवीज़ किया वो इतना अनोखा और नाकाबिले यकीन था कि हम सब हैरान रह गए। हुआ यूँ कि एक खातून हमारे घर आई और उन्होंने अपना तारुफ जैदी साहब की भाभी के तौर पर करवाया। अम्मी ने उन्हें ड्राइंग रूम में बिठाया और मुझे चाय लाने के लिए कहा। मैं सोच रही थी कि जैदी साहब की भाभी क्यों आई हैं। बहरहाल मैं चाय बनाकर लाई तो उन्होंने बराह रास्त मुझसे मुखातिब होते हुए कहा, बेटी तुम अगर बुरा न मानो तो मैं तुम्हारी वालदा से तन्हाई में कुछ बातें करना चाहती हूँ। मैं खामोशी से बाहर चली गई, लेकिन मुझे तजस्सुस ज़रूर था कि आखिर ऐसी क्या बातें हो रही हैं जो वो तन्हाई में करना चाहती हैं। चुनांचे मैं दरवाजे की ओट में कान लगाकर खड़ी हो गई और जो कुछ मैंने सुना वो किसी धमाके से कम नहीं था। वो खातून मेरे लिए जैदी साहब का रिश्ता लेकर आई थी और उन्होंने ये पेशकश की थी कि अगर अम्मी ये रिश्ता कबूल कर लें तो जैदी साहब अपना कर्ज माफ़ कर सकते हैं। यही नहीं बल्कि वो मेरे दोनों भाइयों की तालीम का खर्च भी बर्दाश्त करते रहेंगे। दूसरी सूरत में हमें फौरी तौर पर यह कर्ज अदा करना होगा। अम्मी ने बड़े तामुल से इनकी बात सुनी और कहा, मैं अपने तौर पर कोई फैसला नहीं कर सकती, इसलिए मुझे अपनी बेटी से पूछना होगा। ठीक है, आप अच्छी तरह सोच समझ लें, मैं 1 हफ्ते बाद जवाब लेने आऊँगी। मेरे दोनों भाई ये सुनते में आपे से बाहर हो गए। उन्होंने कहा कि ये बेजोड़ शादी हरगिज़ नहीं होने देंगे। अगर कर्जा अदा करना है तो मकान बेच देंगे और हम किराए के घर में रह लेंगे। मैंने इस तजवीज़ की सख्ती से मुखालफत की। मौजूदा आमदनी से हमारा खाने का खर्च भी मुश्किल पूरा होता था, किराया कहाँ से दिया जाता। इसके अलावा कर्ज की अदायगी का कोई और ज़रिया नहीं था। अब मेरी समझ में जैदी साहब की पूरी स्कीम आ गई। इनकी पहले दिन से ही मुझ पर नज़र थी, इसलिए पहले उन्होंने अब्बू को इंक्वायरी के जाल में फंसवाया और फिर कर्ज देकर इनकी जान छुड़ाई। और वो जानते थे कि अब्बू सारी उम्र वो कर्ज अदा नहीं कर सकेंगे और इसके बदले मेरा हाथ मांग लेंगे। अब्बू की मौत ने इनका काम और भी आसान कर दिया और जब उन्होंने देखा कि अम्मी इनके कर्ज की अदायगी के लिए फ़िक्रमंद है तो उन्होंने अपना पत्ता फेंक दिया। अब फैसला भी मुझे करना था। वो पूरा हफ्ता मैंने सोचने में गुजार दिया और हर पहलू पर अच्छी तरह गौर करने के बाद इस नतीजे पर पहुंची कि मुझे जैदी साहब की पेशकश कबूल कर लेना चाहिए। ये ठीक है कि मैं दिलो जान से राजा को चाहती थी और मैं इसके इंतज़ार करने का वादा भी कर चुकी थी, लेकिन मुमानी के बदले हुए तेवर देख रही थी। उन्हें अपने बेटे की कमाई पर कुछ ज़्यादा ही गरूर हो गया था। वो हम लोगों को कुछ हकीर समझने लगी थी। उन्हें मालूम था कि दियारे गैर में काम करने वालों की मार्केट वैल्यू क्या है, इसलिए वो अपने बेटे का रिश्ता किसी ऊंची जगह पर करने के बारे में सोच रही थी जहां से लंबा चौड़ा जहेज मिलने की उम्मीद हो। बिलफर्ज ये सब ना होता और मैं राजा के वादे पर एतबार करके इसके इंतज़ार करती रहती तो जैदी साहब का कर्जा किस तरह अदा होता। घर वालों को बेघर करने से बेहतर था कि मैं अपनी मोहब्बत की कुर्बानी दूँ और जैदी साहब से शादी कर लूँ। राजा को मेरे इस फैसले का इल्म हुआ तो इसने मुझे बेभाव की सुनाई, मुझे बेवफा, लालची, खुदगर्ज और ना जाने क्या क्या कह दिया। इसने जोश में आकर यह दावा भी किया कि अगर मैं इसे अपनी मजबूरी बताती तो वह 3 लाख रुपए का बंदोबस्त कर देता, लेकिन मैं जानती थी कि यह दावा खोखला है। एक वेल्डर की ये हैसियत नहीं होती कि वह इतनी रकम का बंदोबस्त कर सके और फिर वो अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा घर भेज दिया करता था। इसके बाद 3 लाख तो क्या 3,000 रुपये भी नहीं होंगे। जब वो अपनी कह चुका तो मैंने सपाट लहजे में जवाब दिया कि मैं ये कड़वा घूंट अपने घर वालों की खातिर पी रही हूँ, इसलिए बेहतर यही है कि वो मुझे भूल जाए, उसे मुझसे अच्छी लड़की मिल सकती है।
शादी बहुत सादगी से हुई और अम्मी ने मामू ममानी के अलावा किसी रिश्तेदार को मदऊ नहीं किया। मेरा ख्याल था कि ममानी कोई शिकवा करेंगी कि पहला हक हमारा था, लेकिन तुमने हमसे पूछे बगैर लड़की को दूसरी जगह ब्याह दिया। इससे मेरे इस ख्याल की तस्दीक हो गई कि ममानी के जहन में ऐसी कोई बात नहीं थी और वो राजा की शादी किसी बड़े घर में करना चाह रही थी। शादी की पहली रात ही मेरे अरमानों पर ओस पड़ गई। जाहिर है अधेड़ उम्र मर्द एक 20 साल लड़की की तस्कीन नहीं कर सकता, लेकिन मैंने इसे अपनी किस्मत का लिखा समझकर कबूल कर लिया। जैदी साहब बहुत अच्छे शौहर साबित हुए। इनकी पहली बीवी का इंतकाल हो चुका था और इनकी कोई औलाद नहीं थी। वो मेरा बहुत ख्याल रखते थे और उन्होंने जो कहा वो कर दिखाया। मैं एक पुरअसराई ज़िंदगी बसर कर रही थी। अपना घर, गाड़ी, घर में नौकर चाकर और दूसरी तमाम सहूलतें मौजूद थीं। मेरे आने जाने पर कोई पाबंदी नहीं थी। जहाँ चाहती चली जाती और जो चाहती ख़रीद लेती। सुबह ड्राइवर जैदी साहब को दफ्तर छोड़ने जाता और शाम को वापस ले आता। बकिया वक्त गाड़ी मेरे इस्तेमाल में होती। मैं हर दूसरे तीसरे दिन अम्मी के घर जाकर चक्कर लगाती और सुबह से शाम तक वहीं रहती। जैदी साहब ने इस पर कोई एतराज़ नहीं किया, बल्कि वो खुद भी छुट्टी के दिन मेरे साथ अम्मी के घर आ जाते। ज़िंदगी बहुत पुरसकून गुजर रही थी। शादी के 1 साल बाद ही मैं माँ बन गई। कुदरत ने मुझे एक खूबसूरत बेटे से नवाजा। जैदी साहब तो खुशी से पागल होए जा रहे थे। इनकी बरसों पुरानी ख्वाहिश पूरी हो गई थी। अब मेरी तवज्जो का मरकज़ नन्ना आमिर ही था। मैं जी जान से इसकी परवरिश में लग गई। उसके बाद मेरे यहाँ कोई औलाद नहीं हुई। इस तरह 5 साल गुजर गए। एक दिन मुझे मालूम हो कि राजा दुबई से वापस आ गया है। मेरा ख्याल था कि ममानी ने इसके लिए कोई लड़की तलाश कर ली है और वो शादी करने ही आया होगा, लेकिन वापसी की वजह कुछ और थी। वो जिस कंपनी में काम कर रहा था, इसका ठेका ख़त्म हो गया और कंपनी इस प्रोजेक्ट पर काम करने वालों को, तमाम मुलाजमिन को फारिग कर दिया। इसके साथ ही राजा का वीज़ा भी ख़त्म हो गया और दूसरे वीज़े के हसूल के लिए इसका पाकिस्तान वापस आना ज़रूरी था। हम सब लोग यही समझ रहे थे कि 1-2 महीने बाद वो वापस दुबई चला जाएगा। राजा से मेरी मुलाकात अम्मी के घर में हुई। मैं इसका सामना करना नहीं चाह रही थी, लेकिन वो अचानक ही वहाँ आ गया। इत्तेफाक से कि इस वक्त मैं भी वहाँ मौजूद थी। उसने एक बार फिर शिकायतों का दफ्तर खोल दिया और एक ही बात दोहराया रहा था कि मैंने फ़ैसला करने में जल्दी की और मुझे इसका इंतज़ार करना चाहिए था। मुझे भी कोई मौका मिल गया कि जो बात इससे फ़ोन पर ना कह सकी वो अब वजाहत से बयान कर दूं। मैंने अपनी मजबूरी बताने के बाद इससे पूछा कि इस हालात में मेरे पास कौन सा रास्ता बाकी रह गया था। 2 ही सूरतें थी कि जैदी साहब का कर्ज अदा कर दूं या इनसे शादी कर लूं। इस वक्त हमारे पास 3000 रुपये भी नहीं थे। 3 लाख का इंतज़ाम कहाँ से होता। मेरी बात सुनकर वो कुछ देर खामोश रहा, फिर बोला, तुम मकान बेचकर इनका कर्ज अदा कर देती, लेकिन तुमने खुद को अपने लिए ये सज़ा तजवीज़ की। मैं इतनी खुदगर्ज नहीं कि अपनी खुशियों की खातिर घर वालों को दरबदर कर देती। जो हुआ ठीक ही हुआ। इसे मैंने तकदीर का लिखा और समझकर कबूल कर लिया। ये सब दिल की तसल्ली देने वाली बातें हैं। वो तल्ख लहजे में बोला, तुम जिस आग में जल रही हो मैं इसकी तपिश को महसूस कर सकता हूँ। ये तो एक बेवकूफ़ भी समझ सकता है कि तुम जैसी खूबसूरत और नौजवान औरत एक बूढ़े के साथ कैसे रह सकती है। उसने मेरी दुखती रग पर हाथ रख दिया और बड़ी बेदर्दी से वो तल्ख हकीकत बयान कर दी जो मैंने ज़ुबान पर लाने से कासिर थी। मैं अपने जज्बात पर काबू न रख सकी और बेख्तियार रोने लगी। उसने करीब आकर अपने दोनों हाथ मेरे शानों पर रख दिए और जज्बाती अंदाज में बोला, देखो शाजिया, गलती तुमसे हुई, लेकिन इसका खमियाजा मैं भी भुगत रहा हूँ। तुम्हारी शादी की खबर सुनने के बाद ही मैंने फैसला कर लिया था कि अब मेरी ज़िंदगी में कोई दूसरी लड़की नहीं आएगी। अम्मी मेरी शादी कराने पर बाज़िद हैं, लेकिन मेरा दिल इसके लिए तैयार नहीं। मैं आज भी तुमसे पहले जैसी मोहब्बत करता हूँ और तुम्हें हर हाल में खुश देखना चाहता हूँ। अब इन बातों से कोई फ़ायदा नहीं। मैंने उसके हाथ अपने शानों पर हटाते हुए कहा, तुम्हें इस सच्चाई को कबूल कर लेना चाहिए कि अम्मी किसी दूसरे की हो चुकी हूँ और तुम्हें चाहिए कि मुझे भुलाकर अपना घर बसा लो। काश ये इतना आसान होता। वो सर्द आह भरते हुए बोला, बहरहाल तुम्हारे मशवरे पर अमल करने की कोशिश करूँगा। मैं मुतमईन हो गई कि उसके समझ में मेरी बात आ गई, लेकिन ये मेरी खाम ख्याली थी। इस दिन के बाद तो उसने मेरा पीछा ही ले लिया। मैं जब भी अम्मी के यहाँ जाती वो पहले से वहाँ मौजूद होता। ना जाने इसे कैसे खबर हो जाती थी। 1-2 दफ़ा वो मेरे घर भी आया। जैदी साहब मौजूद नहीं थे। मैंने उसे समझाया कि वो उनकी मौजूदगी में आया करे। मर्द के दिल में शक बैठते हुए देर नहीं लगती। अगर जैदी साहब को मालूम हो गया तो वो न जाने क्या समझेंगे। उसकी समझ में मेरी बात आ गई और वो शाम में आने लगा। जैदी साहब इसे मेरे रिश्तेदार समझकर आओ भगत करते, लेकिन मुझे इसका अपने घर में आना पसंद नहीं था। लेकिन इसे साफ साफ मना भी नहीं कर सकती थी। फिर इसे भी एहसास हो गया कि इस आमदरफ्त का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि जैदी साहब की मौजूदगी में हम खुलकर बात नहीं कर सकते थे। इसलिए उसने खुद ही मेरे घर आना कम कर दिया। सच्ची बात तो यह है कि राजा के आ जाने से मेरे सोए हुए जज्बात एक बार फिर बेदार हो गए।
अब मुझे इसका आना और इससे बातें करना अच्छा लगने लगा। पहले मैं 2-3 दिन बाद अम्मी के घर जाया करती थी, अब एक दिन छोड़कर एक दिन बाद जाने लगी। अब मैं घर से निकलते वक्त इसे फ़ोन कर देती और वो भी वहाँ पहुँच जाता। मेरे दिल में इसकी सोई हुई मोहब्बत अंगड़ाइयाँ ले रही थी और इसकी प्यार भरी बातों ने मुझे मुस्तरब कर दिया था। अब मुझे शिद्दत से अपनी गलती का एहसास हो रहा था। मेरा शबाब यौवन पर था, जबकि जैदी साहब की उम्र ढल रही थी और वो मेरे बफरे हुए जज्बात का साथ देने से कासिर थे। राजा मेरी कैफियत को महसूस कर रहा था। इसने आहिस्ता आहिस्ता मुझे वरगलाना शुरू कर दिया। उसकी बातों में आकर मैं अपने सुध बुध खो बैठी। अम्मी के घर में हमें मुकम्मल तन्हाई मैसर थी। दोनों भाई काम पर चले जाते थे और अम्मी घर के कामों में मसरूफ़ रहती थी। उन्हें पता भी ना चल सका कि उनकी बेटी और भतीजा क्या गुल खिला रहे हैं। वो जब भी मुझसे इजहार हमदर्दी करता तो मैं बेख्तियार रोने लगती और वो मुझे गले से लगाकर मेरे आंसू पहुँचने लगता। इस वक्त मैं बिल्कुल भूल जाती थी कि मेरे लिए नामहरम और मुझे उससे इतना करीब नहीं होना चाहिए। इस कुर्बत का जो नतीजा निकलना था, इसे बयान करने की ज़रूरत नहीं। इसे दुबई से आए हुए 2 महीने हो चुके थे, लेकिन दोबारा जाने की सूरत नहीं बन रही थी। एक दिन मैंने इससे पूछा कि वो कब वापस जा रहा है, तो वो मिस्कीन सूरत बनाते हुए बोला, कैसे जाऊँ, अब वीज़ा मिलना बहुत मुश्किल हो गया है। एजेंट की डिमांड बहुत ज़्यादा है जो मैं पूरी नहीं कर सकता। तुमने दुबई में 5 साल काम किया है, अच्छे खासे पैसे कमाए होंगे, फिर क्या मसला है। उसने ज़ोरदार कहका लगाया, सब यही समझते हैं कि मेरे पास बहुत पैसा है, जबकि हकीकत तो यह है कि मैं बिल्कुल खाली हूँ। जो कमाया वो घर भेजता रहा और यहाँ ये लोग मज़े करते रहे। इसी पैसे से बहनों की शादियाँ हुई, घर के लिए चीज़ें खरीदी गईं। तुम तो जानती हो कि अम्मी को दिखावा करने का कितना शौक़ है। उन्होंने सारा पैसा चीज़ों के ख़रीदने में लगा दिया, सोफ़े, कालीन, फर्नीचर, पर्दे, एसी और ना जाने क्या क्या। आज हमारे घर में आसाइश की हर चीज़ मौजूद है, लेकिन इतने पैसे भी नहीं कि मैं कोई छोटा मोटा कारोबार ही कर सकूं। तब फिर ज़िंदगी कैसे गुजारोगे। बस कोई काम देखूंगा। बाहर जाना तो बहुत मुश्किल लग रहा है। मैं जानती थी कि अब इसकी ज़िंदगी का मुश्किल दौर शुरू होने वाला है। जिन लोगों की बाहर की कमाई का मज़ा लग जाता है, उनका गुजारा यहाँ के पैसों से नहीं होता। इसलिए मैंने इसका दिल रखने के लिए कहा, तुम वीज़े के लिए कोशिश करते रहो, तुम्हारे लिए बाहर जाना ही बेहतर है। देखो कुछ ना कुछ करता हूँ, वो आहिस्ता से बोला। फिर इसने मेरे चेहरे पर नज़रें जमाते हुए कहा, सच पूछो तो मेरा ख्याल है कि यहाँ से जाने को जी नहीं चाहता। तुम्हारे बगैर जिस तरह 5 साल गुजारे हैं वो मेरा दिल ही जानता है। यहाँ रह रहकर तुम्हारे दीदार तो नसीब हो जाते हैं। दीदार हो या ना हो, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब मैं तुम्हारे लिए गैर हो चुकी हूँ। अगर तुम चाहो तो ये दुनिया दूर हो सकती हैं। वो कैसे, मैंने उसे घूरते हुए कहा। मुझसे शादी कर लो, इस तरह हम एक हो जाएंगे। ये कैसे मुमकिन है जबकि मैं पहले से शादीशुदा हूँ। मैंने हैरान होते हुए कहा, दुनिया में कोई काम नामुमकिन नहीं होता। तुम जैदी से तलाक ले लो, 4 महीने 10 दिन की इद्दत गुजारो, फिर मुझसे निकाह कर लो। तलाक लेने के लिए कोई जवाज़ होता है। मैं किस बुनियाद पर इससे ये मुतालबा कर सकती हूँ, जबकि उन्होंने मुझे दुनिया जहान की हर खुशियाँ दे रखी हैं। लेकिन तुम ज़िंदगी की हकीकी मुसर्रतों से महरूम हो, क्योंकि अपनी जवानी को घुन लगा रही हो। वो बूढ़ा तुम्हें कुछ दे नहीं सकता, मैं तुम्हारा दामन खुशियों से भर दूंगा। ये नहीं हो सकता, मैंने नफ़ई में सर हिलाते हुए कहा। इस राह में बड़ी रुकावटें हैं। पहली बात तो यह है कि जैदी साहब इतनी आसानी से तलाक नहीं देंगे, और इससे भी ज़्यादा हम ये कि ये मुमानी इस शादी पर तैयार नहीं होंगी। अम्मी को राज़ी करना मेरा काम है, और जहाँ तक जैदी से तलाक लेने का ताल्लुक़ है तो ये मैं जानता हूँ कि वो इतनी आसानी से इस पर तैयार नहीं होगा। इसका एक तरीका यह है कि तुम इतना तंग करो कि वो खुद ही तुम्हें छोड़ दे। तुम नहीं जानते कि वो किस मिट्टी का बना हुआ है। इस पर इन बातों का कोई असर नहीं होगा। मर्द ख्वाह कितने ही ठंडे मिजाज क्यों ना हो, औरत की बेवफाई बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर जैदी को ये मालूम हो जाए कि तुम मुझसे चोरी छुपे मिलती हो तो वो तुम्हें खड़े खड़े तलाक दे देगा। नहीं, ये ठीक नहीं होगा। मैं कोई दूसरा तरीका सोचती हूँ। इसके बाद मैंने जैदी साहब को जज करने के मंसूबे शुरू कर दिए, और इनके साथ मेरा रवैया दिन ब दिन ख़राब होता गया और मैं इनसे बेरुखी बरतने लगी। सुबह नाश्ते की मेज़ पर मुंह फुलाए बैठी रहती। अगर वो कोई बात करते तो कड़वे लहजे में जवाब देती। शाम को भी मेरा यही रवैया होता था। इससे सीधे मुंह बात ना करती और बात बात पर चिल्लाना शुरू कर देती। लेकिन इन बातों का जैदी साहब पर कोई असर ना हुआ। वो हमेशा की तरह मेरी नाज बर्दारी में लगे रहते। लेकिन एक दिन बात बढ़ गई। मैं टेलीफोन पर राजा से बात कर रही थी कि गैर मुतवक्का तौर पर वो वक्त से पहले घर आ गए। मैंने घबराकर फ़ोन बंद कर दिया और उनसे ये भी ना पूछा कि वो जल्दी क्यों आ गए। उन्होंने खुद ही कहा, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा था, एक प्याली चाय बना दो। मुझ पर वैसे ही झंझलाहट सवार थी। पैर पटकती हुई किचन में गई और चाय की केतली चूल्हे पर रख दी। चाय का पानी गर्म हो गया तो मैंने इसमें पत्ती मिलाई और बदहवासी में चीनी की जगह नमक डाल दिया। चाय की प्याली इनके सिरहाने की तपाई पर रखकर वापस हो रही थी कि उन्होंने आवाज़ देकर बुलाया और बोले, मेरे पास बैठ जाओ, मैं तुमसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। मैं मुंह बनाती हुई उनके बेड के करीब रखी हुई कुर्सी पर बैठ गई। उन्होंने चाय का घूंट लिया और झल्लाते हुए बोले, ये क्या, चीनी की जगह नमक डाल दिया? मैं शर्मिंदा होने के बजाय ठिठाई से जवाब दिया, इसमें इतना बिगड़ने वाली क्या बात है, गलती इंसान से ही होती है।
मैं देख रहा हूँ कि इन दिनों तुम्हारा मिजाज ठिकाने पर नहीं है, सीधे मुंह बात करती हो और ना ही तुम्हारा किसी काम में दिल लग रहा है। इसकी वजह जानना चाहता हूँ। कोई ख़ास वजह नहीं है, बस मेरा दिल नहीं लगता। कि अचानक तुम्हारे दिल को क्या हो गया है? पहले तो तुम अच्छी भली रह रही थी, ये आपका ख्याल है, वरना हकीकत यह है कि मैं शादी के बाद एक दिन भी आपके साथ खुश नहीं रही। खुश न रहने की वजह समझ में नहीं आई, जबकि मैंने हमेशा तुम्हारा ख्याल रखा है, तुम्हारे लिए दुनिया भर की आसाइश मुहैया की है, तुम्हारे कहीं आने जाने पर कोई पाबंदी नहीं लगाई। इसके बावजूद तुम ये कह रही हो मेरे साथ तुम खुश नहीं हो। एक औरत को इसके अलावा भी कुछ चाहिए होता है जो आप देने से कासिर है। मैंने मुंह फेरते हुए कहा, ओहो तो ये बात है। वो गहरी सांस लेते हुए बोले, ज़रूर तुम्हें किसी ने वरगलाया, वरना पहले तो तुमने ऐसी बात नहीं की। मैं दूध पीती बच्ची नहीं हूँ जो किसी के बहकावे में आ जाऊँ। आपको खुद ये बात समझ लेनी चाहिए कि आपकी उम्र का मर्द मेरी जैसी औरत को किस तरह खुश रख सकता है। मैं भी इतना बेवकूफ़ नहीं कि कुछ समझ ना सकूँ। मुझे शक तो पहले ही था, लेकिन अब यकीन हो गया है। इसके बावजूद मैं तुम्हें कोई इल्ज़ाम नहीं दूंगा। अब तुम क्या चाहती हो? आप मुझे आज़ाद कर दे, मैंने दबी ज़ुबान में कहा। ठीक है, अगर तुम्हारी यही मर्जी है तो मैं तुम्हें अभी और इसी वक्त आज़ाद करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। वो क्या? तुम्हें आमिर के हक़ से दस्तबरदार होना पड़ेगा। वो मेरा बेटा है और उसकी परवरिश, तालीम और तरबियत मेरी जिम्मेदारी है। मेरे वहम गुमा में भी नहीं था कि जैदी साहब इतनी आसानी से तलाक देने पर आमादा हो जाएंगे। राजा की मोहब्बत में इतनी पागल हो गई थी कि मैंने जैदी साहब की शर्त मान ली और अपनी ममता का गला घोट दिया। अलबत्ता जैदी साहब ने मुझे पर इतना एहसान ज़रूर किया कि जब चाहो आमिर से मिलने आ सकती हो। यूँ मैं तलाक का दाग माथे पर सजाए मेखे की दहलीज पर आकर बैठ गई। अम्मी और भाइयों ने सुना तो हैरान रह गए। इनके समझ में नहीं आ रहा था कि जैदी साहब जैसे नेक और फरिश्ता सिर्फ इंसान ने मुझे तलाक क्यों दे दी। वो मुझसे बार बार इसका सबक पूछ रहे थे। मजबूरन मैंने उन्हें एक फर्जी कहानी सुना दी जिसमें जैदी साहब का जालिम और अपने आप को मजलूम साबित करने की कोशिश की। मैंने इन्हें बताया कि जैदी साहब इंतहाई संगदिल और शक्की इंसान हैं। अगर मैं किसी नौकर या दुकानदार से भी हंसकर बात कर लूँ तो इनका पारा चढ़ जाता है। वो चोरी छुपे मेरे मोबाइल फ़ोन पर कॉलों का रिकॉर्ड देखते हैं। मुझे मेके के सिवा कहीं जाने की इजाज़त नहीं थी। कई मरतबा उन्होंने मुझ पर तशद्दुद का निशाना भी बनाया है, लेकिन मैं सिर्फ अपने भाइयों के मुस्तकबिल की खातिर ये जुल्म सहती रही। इस तरह इनकी झूठी बात सच्ची बातें मैंने नमक मिर्च लगाकर बयान की तो सब मेरी मजलूमियत पर यकीन करने लगे। राजा को इस वाक़े की इत्तला मिलता वो खुशी से झूम उठा, लेकिन उसने मुझे ताकीद की कि पाबंदी के साथ इद्दत की मुद्दत पूरी करूं और अगर वो हमारे घर आए तो उसके सामने ना आ जाऊं ताकि किसी को शक ना हो। मुमानी अलबत्ता इस मौके पर भी तंज के तीर बरसाने से बाज ना आती। वैसे तो वो मामू के साथ अम्मी से इजहार हमदर्दी करने आती थी, लेकिन इसकी आड़ में उन्होंने खूब बातें सुनाई और यहाँ तक कि कह दिया कि अम्मी ने दौलत के लालच में बेटी का एक बुड्ढे के हवाले कर दी थी। इद्दत के दिन पूरे हुए तो राजा ने मुमानी से कहा कि वो मुझसे शादी करना चाहते हैं, लिहाजा वो पैगाम लेकर जाएं। मुमानी सुनते ही भड़क उठी और उन्होंने राजा को बेभाव की सुना डाली। वो किसी भी सूरत में एक मुतल्लका औरत से इसकी शादी कराने पर तैयार न थी, लेकिन राजा भी अपनी ज़िद का पक्का था। इसके दिमाग पर एक ही बात जो समा जाए वो उसे पूरा करके ही छोड़ता था। उसने मुमानी से साफ साफ कह दिया कि अगर शादी करेगा तो मुझसे, वरना वो सारी ज़िंदगी कुंवारा बैठा रहेगा। मजबूरन मुमानी को इस बात मानना पड़ा और इसका रिश्ता लेकर हमारे घर आ गई। शादी बहुत सादगी से हुई, जबकि मुमानी अपने इकलौते बेटे का ब्याह बड़ी धूमधाम से करना चाह रही थी, लेकिन माली मजबूरी के सबब वो अपने दिल के अरमान पूरे न कर सकें। दूसरा ये कि उनकी मर्जी के खिलाफ हो रही थी, इसलिए वो बेदिली से सारे काम निपटा रही थी। ऐसे में धूम धड़क्का करने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। राजा ने शुरू में मेरा बहुत ख्याल रखा, लेकिन तंग दस्ती के सबब वो मेरी नाज बर्दारी करने के काबिल ना था। मैंने भी कभी इससे कोई फरमाइश नहीं की, बल्कि इसका हौसला बढ़ाती रही। मेरे बहुत समझाने पर इसने वक्ती तौर पर पाकिस्तान में मुलाजमत कर ली ताकि 4 पैसे हाथ में आ जाएं, लेकिन वो इस कलील आमदनी से मुतमईन नहीं था। इसे बाहर की कमाई की आदत हो चुकी थी। इसकी नज़र में चंद हज़ार रुपये क्या हैसियत रखते थे। इस माली तंगी की वजह से इसके मिजाज में तलखी बढ़ती गई और वो दिन ब दिन चिड़चिड़ा होता जा रहा था। बात बात पर झगड़ना इसका मामूल बन गया था। इसकी बदमिजाजी रंग लाई और वो 2 महीने बाद इसे इस काम से जवाब मिल गया। मैं नहीं चाहती थी कि वो हिम्मत हार कर घर बैठ जाए, लिहाजा उसे समझा जाकर दूसरी मुलाजमत करने पर आमादा कर दिया। किस्मत ने भी उसका साथ दिया। चंद दिनों बाद ही उसको दूसरी जगह काम मिल गया, लेकिन ये मुलाजमत भी ज़्यादा देर न रह सकी। वो एक बार फिर फारिग हो गया। इसके बाद ये इसका मामूल बन गया। वो चंद रोज़ किसी जगह काम करता और लड़ झगड़ कर बैठ जाता। मुस्तकिल आमदनी ना होने की वजह से घर में तंगी ने डेरे डाल दिए। राजा की 4 बहनों की शादी हो चुकी थी और वो सब बरसरे रोज़गार थीं। वही चोरी छुपे मुमानी के हाथ पर कुछ पैसे रख देती जिससे घर का चूल्हा जलता। मैं इस सूरत हाल से बहुत परेशान थी। पिछली ज़िंदगी से मुआवजा करती तो शदीद किस्म का पछतावा होने लगता। जैदी साहब के घर में ऐशो आराम की ज़िंदगी गुजार रही थी, ना कोई फिक्र ना परेशानी और ना ही कोई कहने सुनने वाला था। यहाँ तो दिन भर मुमानी की ज़ुबान कैंची की तरह चलती रहती थी और वो इस तंग दस्ती का जिम्मेदार मुझे समझती थी। एक दिन उन्होंने मुझे मनूस होने का ताना दिया तो मुझसे बर्दाश्त न हो सका और मैंने
मैंने राजा को बताए बगैर एक करीबी स्कूल में मुलाजमत कर ली। राजा को जब ये मालूम हुआ तो वो गुस्से में आ गए और चिल्लाते हुए बोला, तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं औरतों की मुलाजमत करने के सख्त खिलाफ हूँ, फिर भी तुमने नौकरी कर ली क्योंकि अब में से ये तंगी बर्दाश्त नहीं होती। मैंने तर्क कर जवाब दिया, जब तुम्हें कोई पक्की नौकरी मिल जाएगी तो मैं जॉब छोड़ दूंगी। यहाँ रहकर कुछ नहीं हो सकता। ये लोग गधे की तरह काम लेते हैं और महीने के आखिर में चंद नोट हाथ में रख देते हैं, ऊपर से झिड़कियों और डांट डपट अलग से सुनने को मिलती है। मुझसे ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता, इसके अलावा कोई चारा भी नहीं है। मैंने आहिस्ता से कहा, बाहर जाने के लिए पैसे चाहिए जो तुम्हारे पास नहीं है, इसलिए तुम्हें यहीं रहकर उन्हीं हालात में काम करना होगा। एक सूरत हो सकती है अगर तुम ताउन करो तो। इसने झिझकते हुए कहा, मेरे एक एजेंट से बात हुई है, वो वीज़ा लगवाने के 2 लाख मांग रहा है। अगर तुम मुझे वो जेवर दे दो जो जेदी ने तुम्हें दिया था तो ये बात बन सकती है। मैं 6 महीने बाद तुम्हारे पैसे लौटा दूंगा। इसकी ये बात सुनकर मेरे दिमाग में आंधियाँ चलने लगी और इसका असल चेहरा मेरे सामने आ गया। इसके साथ ही मुझे अम्मी की वो नसीहत भी याद आ गई कि चाहे तुम पर कोई क़यामत ही क्यों ना गुजर जाए, लेकिन इन जेवरात को हाथ मत लगाना। चुनाचे मैं संभलते हुए बोली, देखो राजा, मेरा तुम्हारा पैसा अलग नहीं। अगर मेरे पास वो जेवर होते तो ज़रूर दे देती, लेकिन जेदी ने वो मुझसे वापस ले लिए थे। वो दांत पीसते हुए बोला, बहुत ही घटिया इंसान है ये जेदी भी, भला कोई दी हुई चीज़ भी वापस लेता है। मैं मासूम बनते हुए बोली, मैं क्या कह सकती हूँ, जब इसने बच्चा अपने पास रख लिया तो जेवर कैसे छोड़ देता। इसने मुझे आज़ाद करने की पूरी कीमत वसूल की है। हालांकि हकीकत ये थी कि सिर्फ जेवर ही नहीं बल्कि मेहर की जो रकम जेदी साहब ने मुझे दी थी वो मैंने अम्मी के पास रखवा दी थी, क्योंकि मैं राजा के हालात से वाकिफ़ थी। अगर इसे भिनक भी पड़ जाती तो 4 दिन में सब उड़ा देता। इस दिन के बाद राजा का रवैया बिल्कुल बदल गया। यकीन नहीं आता था कि वही शख्स है जो दिन रात मेरी मोहब्बत का दम भरता था, अब वो बात बात पर लड़ने लगा था और मुमानी भी इसके साथ देती थी। दोनों माँ बेटों ने मिलकर मेरी ज़िंदगी अजीरन कर दी थी। मुझ पर इतना कठिन वक्त कभी नहीं आया था। सुबह 6 बजे उठकर सब घर वालों के लिए नाश्ता तैयार करती, अपने कपड़े इस्त्री करती और 7:30 बजे स्कूल के लिए निकल जाती। 1:30 बजे स्कूल से वापस आकर खाना बनाती, बर्तन धोती, घर की सफाई करती और फिर शाम के खाने की तैयारी शुरू हो जाती। मुमानी को तो ये बगैर तनख्वाह की मासी मिल गई थी। इनसे इतना भी नहीं होता था कि वो नाश्ते के बर्तन ही धो देती। एक दिन स्कूल से वापस आई तो देखा कि राजा एक लड़की के साथ बेटा हंस हंस कर बातें कर रहा था। वो दोनों मेरे बेडरूम में बैठे हुए थे। इन्हें करीब देखकर मेरे तन बदन में आग लग गई। मैं गरज कर बोली, ये कौन है और मेरे कमरे में क्या कर रही है। राजा पर मेरे गुस्से का कोई असर नहीं हुआ और ढिठाई से बोला, अच्छा हुआ तुम भी आ गई, इससे मिलो, ये सलमा है, इनसे हमारे दूर की रिश्तेदारी है, लेकिन तुम इसे यहाँ क्यों बिठा रखा है। मेहमानों के लिए ड्राइंग रूम मौजूद है, ये तकल्लुफ़ गैरों के लिए होता है, ये तो हमारी अपनी है। मेरे लिए मंजर नाकाबिले बर्दाश्त था। मैं पैर पटकती हुई किचन में चली गई। यकीन नहीं आ रहा था कि राजा ऐसा भी हो सकता है। इसमें लाख बुराइयां सही, लेकिन बेवफा नहीं हो सकता था। फिर ये सब क्या था जो मैंने देखा। अगर वो लड़की इसके रिश्तेदार है तब भी इसे पहलू में बिठाकर हंस हंस कर बातें करना क्या मायने रखता है। मेरी आंखों से पर्दा हट चुका था और राजा का फ्रेब पूरी तरह खुलकर मेरे सामने आ गया था। इसने मुझसे सिर्फ शादी इसलिए की थी कि ताकि जेदी साहब के दिए हुए माल पर ऐश कर सके, लेकिन जब इसकी उम्मीद पूरी ना हुई तो इसने मुझे जूते की नोक पर रख लिया और दूसरी लड़की से राह रस्म बढ़ाने लगा। यकीनन इसमें भी इसकी कोई गर्ज शामिल होगी। अब मुझे अपनी गलती का शिद्दत से एहसास हो रहा था। जेदी साहब जैसे भी सही, लेकिन उन्होंने मुझे फूलों की तरह रखा हुआ था। इनमें एक कमजोरी के अलावा कोई खामी नहीं थी। मैंने इनके साथ जो वक्त गुजारा वो मेरी जिंदगी का बेहतरीन दौर था। उन्होंने सिर्फ मुझे ऐशो आराम ही नहीं दिया, वो बल्कि मेरे मोहसिन भी थे। उन्हीं की वजह से मेरे भाई आज अच्छे ओहदों पर फाइज हैं। मैंने ही उनकी कदर नहीं की और राजा के बहकावे में आकर जन्नत से निकलकर जहन्नुम में आ गए। हालांकि दुनिया में न जाने कितनी औरतें होंगी जो हर तरह के मर्दों के साथ गुजारा करती हैं। मुझे भी चाहिए था कि एक वफाशुआर बीवी की तरह बकिया ज़िंदगी सब्र और सुकून से गुजार देती, लेकिन मुझ पर तो मोहब्बत का भूत सवार था। सलमा के जाने के बाद राजा ने मेरी बहुत बेइज्जती की। वो गुस्से से पागल हो रहा था। मैंने भी तर्क बा तर्क जवाब दिया। इससे गुस्ताखी बर्दाश्त ना हो सकी और उसने शादी के बाद पहली मरतबा मुझ पर हाथ उठाया। अगर मुमानी बीच में ना आ जाती तो वो मेरी अच्छी तरह धुनाई करता। वो भगचकता बाहर चला गया। उसके जाने के बाद मुमानी ने उल्टा मुझ पर ही इल्ज़ाम दे दिया और बोली, औरत को थोड़ा सा बर्दाश्त से काम लेना चाहिए। अगर इसने सलमा से 2 बातें कर ली तो कौन सी क़यामत आ गई। तुम्हें इस तरह इसकी बेइज्जती नहीं करना चाहिए थी। इनकी ये बात सुनकर मुझे गुस्सा आ गया और मैं बोली, क्या मैं पूछ सकती हूँ कि सलमा कहाँ से दरियाफ्त हुई है। इससे पहले तो मैंने कभी इसे नहीं देखा और ना ही इसका नाम सुना है। ये मेरे दूर परे के रिश्तेदार अली खान की बेटी है। बहुत अमीर लोग हैं। इनका लोहे का कारोबार है, लाखों में खेलते हैं। चंद रोज़ पहले एक शादी में मिले थे तो बड़ी अच्छी तरह पेश आए। इनकी बीवी और बेटी भी बहुत अच्छी आदत की हैं। इसके बाद से इन लोगों का आना जाना शुरू हो गया। सलमा थोड़ी आज़ाद ख्याल है, इसलिए मर्दों से जल्दी बेतकल्लुफ़ हो जाती है। मुझे तो वह ज़रूरत से ज़्यादा आज़ाद और बेबाक लग रही थी, वरना कोई भी लड़की किसी गैर मर्द के साथ इस तरह लगकर नहीं बैठती।
तुम तो बिला वजह शक कर रही हो। मोमानी ने कहा, आजकल ऐसी बातों को कोई बुरा नहीं समझा जाता। अब राजा से कुछ मत कहना, वो वैसे भी बहुत परेशान है। मुझे कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं पेश आई। राजा ने खुद ही बात छेड़ दी। शाम को वो देर से घर आया। मैंने खाने को पूछा तो उसने मना कर दिया और बोला, कमरे में आओ, मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करना है। मैं अपने कामों से फारिग होकर कमरे में गई तो वो खासा बेचैन और मुस्तरिब नज़र आ रहा था। मुझे देखते ही बोला, मेरी बात को ठंडे दिल से सुनना और जब तक अपनी बात पूरी ना कर लूँ तुम बीच में मत बोलना। इसके बाद मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब दूंगा। कहो, मैं सुन रही हूँ। आज तुमने जो कुछ देखा इस पर तुम्हारी नाराज़गी बजा है, लेकिन शाज़े मेरी बात समझने की कोशिश करो। हालात अब मेरे काबू से बाहर हो चुके हैं, इसलिए सलमा से जो राह रस्म बढ़ाना मेरी मजबूरी है। इसका बाप करोड़पति शख्स है और अगर मैं सलमा से शादी कर लूँ तो वो कोई कारोबार शुरू करने में मेरी मदद कर सकता है। इसके लिए 5-10 लाख रुपए कोई अहमियत नहीं रखते। शाहजे तो मेरे मिजाज से अच्छी तरह वाकिफ़ हो। नौकरी नहीं कर सकता मैं, वो चाहे पाकिस्तान में हो दुबई में। मेरे लिए अपना कारोबार ही बेहतर है जिसमें कोई मुझ पर हुक्म चलाने वाला ना हो और मैं एक आज़ाद पंछी की तरह ज़िंदगी बसर कर सकूं। लेकिन यह ख्वाब सिर्फ सलमा से शादी करने की सूरत में ही पूरा हो सकता है। क्या उसने तुम्हें कोई यकीन दहानी कराई है? ज़ुबान से तो कुछ नहीं कहा, लेकिन इशारों में बता दिया कि उसका बाप मेरी ज़रूर मदद करेगा। मेरी समझ में नहीं आता कि वो तुमसे शादी क्यों करेगी। क्या उसे अपने हम पल्ला कोई लड़का नहीं मिल रहा? वो ठेका लगाते हुए बोला कि दिल के फैसले होते हैं। तुम भी तो मुझसे शादी की थी। मेरी बात रहने दो, मैं तो तुम्हारी मोहब्बत में पागल हो गई थी। कुछ यही हाल उसका भी है, बल्कि हम दोनों का ही है। हम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करने लगे हैं। मुझसे क्या चाहते हो? मैंने जलकर पूछा। तुम मुझे दूसरी शादी करने की इजाज़त दे दो। तुम्हारी हैसियत में कोई फ़र्क नहीं आएगा और तुम पहले की तरह मेरे दिल पर राज करती रहोगी। अगर मैं इजाज़त ना दूँ तो मैं तुम्हें तलाक दे दूँगा, क्योंकि मुझे हर हाल में सलमा से शादी करनी है और इसकी वजह मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ। मैं किसी भी सूरत तुम्हें दूसरी शादी करने की इजाज़त नहीं दे सकती। तुम्हारा जो दिल चाहे वो करो। अच्छी तरह सोच लो, 2 दफ़ा तलाक याफ्ता औरत को कोई नहीं पूछेगा। मुझे इसकी परवाह नहीं है। जिन औरतों की शादी नहीं होती वो भी तो ज़िंदगी गुजार लेती हैं। मेरा ख्याल था कि मोमानी इस मामले में मेरा साथ देंगी, लेकिन बाद में मालूम हुआ कि ये आँख उन्हीं ने लगाई हुई थी। वो शुरू दिन से ही मेरे खिलाफ थी और चाहती थी कि राजा की शादी किसी ऐसी लड़की से हो जाए जिसका बाप बहुत सा जहेज देने के साथ साथ इनकी माली मदद भी कर सके। सलमा को भी उन्होंने ही दरियाफ्त किया था और अब उसे बहू बनाने के ख्वाब देख रही थी। राजा कई रोज़ तक मेरी मिन्नत से समाजत करता रहा मैं इसे दूसरी शादी करने की इजाज़त दे दूं, क्योंकि वो मुझे छोड़ना नहीं चाह रहा था। मैं उसकी पहली मोहब्बत थी जिससे आदमी इतना आसानी से दस्तबरदार नहीं हो सकता। लेकिन मैं अपनी मोहब्बत में किसी को शराकत नहीं कर सकती थी। मैंने राजा से साफ साफ कह दिया कि अगर उसे सलमा से शादी करनी है तो पहले मुझे तलाक दे दे। मैं किसी भी सूरत इसे दूसरी शादी करने की इजाज़त नहीं दे सकती। मेरा ख्याल था कि इस धमकी के बाद वो अपने इरादे से बाज आ जाएगा, लेकिन इसकी आंखों पर तो लालच की पट्टी बन चुकी थी। चुनांचे उसने मुझे तलाक दे दी और मैं फिर एक बार मैके की दहलीज पर आन बैठी। एक बार फिर तन्हाई मेरा मुकद्दर बन गई। जैसे तैसे इद्दत के दिन पूरे किए और दोबारा मुलाजमत के लिए निकल खड़ी हुई। अब मुझे अपना बेटा आमिर बहुत याद आ रहा था। जैदी साहब ने तलाक देते हुए कहा था कि मैं जब चाहूँ उससे मिल सकती हूँ, लेकिन राजा से शादी करने के बाद मैं अपने बेटे को बिल्कुल ही भूल गई थी। मैंने भाइयों से कहा कि वो इस सिलसिले में जैदी साहब से बात करें। इस रोज़ मैं घर में तन्हा बैठी थी जब दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाज़ा खोला तो जैदी साहब आमिर को साथ लिए खड़े हुए थे। मैंने बेख्तियार आमिर को सीने से लगा लिया और उसे प्यार करने लगी। जैदी साहब ने मुस्कुराते हुए कहा, आमिर तुम्हें बहुत याद करता है। क्या तुम इसकी खातिर दोबारा मेरी ज़िंदगी में आना पसंद करोगी? मुझे यूँ लगा जैसे तपती धूप में किसी बादल का साया मिल गया हो। मैंने सर झुका लिया और वो बोले, शाम को तुम्हारे घर वालों से बात करने आऊँगा। फिर सब मामलात बड़ी आसानी से तय हो गए और फिर एक बार मैं अपनी खोई हुई जन्नत में वापस आ गई। इस तजुर्बे से मुझे बहुत सबक ज़रूर मिला कि औरत को दूसरी शादी रास नहीं आती। इससे बेहतर है कि वो बकिया ज़िंदगी तन्हा गुजार दे। हाँ, राजा के बारे में तो मैं बताना भूल ही गई। जब मोमानी इसका रिश्ता लेकर सलमा के घर गई तो उसके बाप ने उन्हें ये कहकर धुतकार दिया कि उन्हें इतनी बड़ी बात कहने की ज़रूरत कैसे हुई। कहाँ राजा और कहाँ सलमा, ये तो मखबल में टाट का पैबंद लगाने वाली बात है। मोमानी अपना सा मुँह लेकर वापस आ गई और राजा भी राइंदा दरगाह होकर आवारगी की ज़िंदगी बसर कर रहा है। वो ना घर का रहा ना घाट का। मैंने अम्मी के घर जाना भी कम कर दिया है ताकि उससे सामना ना हो। मैं ऐसे लालची और खुदगर्ज इंसान की सूरत भी नहीं देखना चाहती। दूसरी लड़कियों को भी यही कहूँगी कि वो राजा जैसे मर्दों की बातों में आकर अपना घर बर्बाद ना करें।